हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि आपकी सोशल साइंस क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है, द ट्रेडर्स किंग एंड द पिलग्रिम्स, मतलब कि तीर्थ यात्री का। ठीक है, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री। ठीक है, एक बात याद रखना है चीज़ को कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो आगे जाके। तो पहला पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, ट्रेडर्स एंड द ब्लैक गोल्ड। तो देखो साउथ के अंदर सबसे पहली बात तो हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी कि साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोडक्शन था, गोल्ड और डायमंड्स का। अब एक और चीज़ यहाँ पे आ चुकी थी, वो कौन सी थी, तो यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे। क्या इंपॉर्टेंट थे? स्पाइसेस। ठीक है, और जो प्रीशियस स्टोन थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे। अब होता ये है, जो पेपर्स हैं, आपको ये ऊपर आपको फोटोज़ में दिख रहा होगा ये चीज़। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ रोमन एम्पायर्स के अंदर इसको ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता था, PEPPER, पीपर्स। ठीक है, इसको ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता था। कहाँ पे? रोमन एम्पायर्स के अंदर। रोमन लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फिर आपके जो स्पाइसेस थे ये, और ये आपके स्प्रीशियस गोल्ड के जो कॉइन्स थे या फिर स्पीशियस जो स्टोन थे, सॉरी, ये उस चीज़ को मानते थे। क्लियर आ गया? तो ये 3 टर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपको ये समझनी चाहिए थी। फिर आपका आता है एक्सप्लोरिंग द सी रूट्स। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये सब कुछ रोमन एम्पायर तक पहुंच रहा है तो रोमन एम्पायर भी आके कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करता होगा, और इनके कारण क्या होता होगा, जब लोगों को पता चलता होगा कि भाई ये रोमन लोग भी कहीं और से मंगवा रहे हैं, तो लोगों को नहीं जानने की उत्सुकता होती है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ कहीं से मिल रही हो, सपोज अगर मैं आज एक चीज़ आपको दे रहा हूँ और यही चीज़ अगर आपको कोई बड़ा यूट्यूब चैनल किसी और प्लेटफॉर्म पे पैसे दे के देगा तो आप उसको पहले प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में ये लगेगा कि हाँ भाई अगर ये बेच रहा है तो इसकी अंदर में कोई क्वालिटीज़ होगी, या फिर जो कंटेंट दे रहा है इसके अंदर कोई चीज़ की ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। बट होता कुछ नहीं है, सेम टू सेम कंटेंट होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोरर में हुई थी कि रोमन एम्पायर्स के पास सब कुछ पहुँच रहा था बाय द लैंड स्पेस से। ठीक है, हर एक चीज़ उनके तरफ परफेक्टली पहुंच रही थी। बट अब दिमाग धीरे धीरे लोगों को ये खुलना शुरू हुआ कि भाई ऐसा है तो ये जो चीज़ जो आ रही है, इंडिया इज़ ए वेरी रिच और हेरिटेज कंट्री। मतलब उसको कहते हैं कि सोने की चिड़िया। तो यहाँ पे लिटरली सोना नहीं था, समझ रहे हो? सोना मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें मिलती है ना, वो इंडिया के अंदर वो चीज़ें मिलती थी। ऐसा इंडिया था। क्लियर? अब लोगों को समझ में आया कि भाई किस तरीके से करना है, तो उन लोगों ने रूट को जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने सी रूट को एक्सप्लोर किया। किस तरीके से? तो जो अफ्रीकन लोग थे, जो अरेबियन लोग थे, अब मैप में देखो आप लोग, ये आपका टिपिकल जो अंटार्कटिक डिस्कवरी शो सी रूट्स है वो वाला पूरा है। किस तरीके से? जो अफ्रीकन जो अरेबियन कंट्रीज थी उनके लिए सबसे ईजी पॉइंट क्या था कि भाई साउथ टू वेस्ट के अंदर मॉनसून की जो एयर होती है, या फिर कहते हैं मॉनसून जो सीज़न चलता है ना, तो उसकी विंड साउथ टू वेस्ट में चलती है। ठीक है, अब साउथ टू वेस्ट में चलेगी मतलब नीचे से ऊपर चलेगी। सिंपल सी बात है, आपको लग रहा होगा यहाँ से देखो, अगर केप ऑफ गुड में हो आप खड़े हो यहाँ पे, और यहाँ से अगर विंड चलती है तो वो डायरेक्ट नीचे साउथर्न पार्ट्स के ऊपर से होती हुई आगे हिमालय रेंज तक पहुँचेगी। राइट? तो उनके लिए ईजी पड़ रहा था क्योंकि मानसून की सीजन्स की सारी जो विंड थी वो उसी रूट के अंदर थी, और उसी रूट के कारण उसको पूरा एक्सप्लोर करने में उनको ईजी पड़ा। अब जो सब कॉन्टिनेंट ईस्टर्न वाले थे, ठीक है, जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स थे, वो जो पूरा ये आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन, ये पूरा पार्ट था, ये धीरे धीरे इन चीज़ों के अंदर और इंक्लूड होना शुरू हुआ जब उनको दिमाग में आया कि हम लोग वहाँ से लैंड के रास्ते से ला सकते हैं, और आगे हमको अगर नॉर्थ या फिर साउथ अमेरिका में इस चीज़ को सप्लाई करना है तो हम लोग इन सी रूट्स का उपयोग करके हम लोग वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। क्लियर? अब आगे आपके पढ़ते हैं जो कि है मूवेंद्र 3। क्या है? मूवेंद्र द 3 चीफ्स। क्या है? मूवेंद्र द 3 चीफ्स। अब इनके बारे में हमको इसलिए पता है क्योंकि याद रखना, मूवेंद्र 3 चीफ्स का मेन मकसद था, उनका मेन मीनिंग है, जो संगम लिटरेचर आपके एक जो वन ऑफ द बुक है, फिर वन ऑफ द पोएट जो था, जो पोएटली लिखी गई है, उसके अंदर मूवेंद्रम के अंदर 3 मेन चीज़ के बारे में बात की है, जो कि है चोल, चेर और पांडव्स, जो कि आपके 2300 सेंचुरी के अंदर मोस्ट पावरफुल शासक थे साउथ के पार्ट के। कौन से? जो आपको मैप में दिख रहा है आपको साउथ इंडिया का सबसे संगम पीरियड, जो संगम लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है, चेर, चोला और पांडव्स।
ठीक है। ये सबके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एरियाज थे आपके साउथ इंडियन डायनेस्टी के अंदर। ओके, अब आगे आते हैं आपकी इमर्जिंग ऑफ द सातवाहनों, मतलब इमर्जिंग ऑफ द सातवाहन्स। जो अब सातवाहन डायनेस्टी थी जो आपकी 2300 सालों के बाद 200 सालों के अंदर वो मोस्ट पावरफुल वेस्टर्न एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल एरियाज़ के अंदर आ गई थी। अब जो सामंतन पावर्स थे ना, जो सातवाहन डायनेस्टी थी ना, उसके जो फाउंडर थे वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कह लो या फिर कह लो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कह लो, वो कौन था? तो गौतमीपुत्र श्री शांतकर्णी। क्या था? गौतमीपुत्र श्री शांतकर्णी। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट रूलर डायनेस्टी का सबसे सामवंत का सबसे इम्पोर्टेंट राजा था। अब आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर इसने कहाँ कहाँ तक राज किया था। तो ये देख लो, गिरनार तक है, ठीक है। ये पूरा अमरावती, वाराणसी, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया, मतलब मध्य से लेके वेस्टर्न को लेके नीचे का थोड़ा सा जो चोल वंश था, चेर वंश था, पांडव वंश था, उनका भी थोड़ा सा एरिया कट करके उसने ऊपर तक का पूरा 7 संवंत का पूरा राज्य बनाया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा आपका 7 संवंत। देखो 7 संवंत का मतलब ये नहीं कि इसमें 7 शहर थे या फिर 7 लोग थे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा, क्लियर। इसके अंदर आपके मेनली ये 4 चीज़ें थी, बट इसके अंदर आपकी इनको ऐसा कहा जाता है कि इसके शहर के अंदर से 7 नदियाँ बहती थी, ठीक है। और इतना प्रिविलेज था कि भाई किसी भी राज्य के अंदर कहीं पे भी अकाल पड़ सकता ही नहीं था, क्योंकि शहर मतलब इस तरीके से शहर को डेवलप किया गया था कि उन सब के रूट्स, उन सब को ज़मीन में अच्छे से अच्छे पानी मिल रहा था। उनका जो कह लो कि उनका किंगडम एक भरपूर बना हुआ था और वो अच्छे से उसको टैक्स भी उगरा रहे थे, मतलब अच्छे से टैक्स भी ले रहे थे। तो जो गौतमीपुत्र श्री कर्णी था उसके पास ये सब एबिलिटीज़ इनबिल्ट आई थी, क्योंकि उसको पता था कि भाई उसका जो जिस जगह पे वो रह रहा है ना, उसके पास पूरे इंडिया का कम से कम 1/3 हिस्सा है जो उसके पास सी रूट के मामले में उपलब्ध है। क्योंकि हमने सी रूट देखा कि गोवा और वाराणसी के बीच वाला जो पूरा पार्ट है वो वहीं पे आके लोग रुकते थे। नीचे के जो चेर चल्लव जो पूरा जो चेरा और पांडव जो पूरा एरिया था वहाँ तक कोई रुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि उस एरिया के अंदर वो सबको इतना कुछ नॉलेज था नहीं, राइट। तो उस एरिया में आकर कुछ फ़ायदा था नहीं, तो वो लोग इंडायरेक्टली आते कहाँ थे? तो इंडायरेक्टली वो आते थे सातवाहनों में, ठीक है। तो सातवाहन डायनेस्टी थी वहीं पे आके रुकते थे, वहीं पे आके अपना व्यापार करते थे। और उस टाइम पे उनको सपोर्ट किसने किया था? तो गौतमीपुत्र शांतकर्णी ने किया था, श्री शांतकर्णी ने किया था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा आता है? द कंट्रोलिंग द सी रूट्स, या फिर कह रहे हो सी रूट्स। पहले हम सी रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हमारे कुषाण जो राजा थे उसने किस तरीके से कंट्रोल किया था इन पूरे सी रूट्स के ऊपर। पहली बात तो कि सी रूट्स हुए थे हम, और फर्स्टली पहली बात तो सिल्क वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइना, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है जो आज तक सबको पता होगी कि भाई चाइना ने कहीं ना कहीं किसी भी रूप में सबसे पहले सिल्क को बनाया, फिर कह लो सिल्क को इन्वेंट कर लिया। फिर उन्होंने सिल्क रूट को कैरी किया अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखो हम लोग सब जानते थे कि इंडिया वो एक कंट्री जिसको एक्सप्लोर करना पसंद नहीं था, क्योंकि इंडिया के पास रॉ मटेरियल इतना भरपूर था और लेबर्स इतने भरपूर में मात्रा में पड़े थे कि लोग यहाँ पे आके अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करा के अपना प्रोडक्शन बना के और उसको यहाँ से बाहर किसी और कंट्रीज़ के अंदर बल्क के और डबल भाव में बेचते थे। पर इंडियन के लोग यहाँ से निकल के कहीं जा नहीं रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ पे घर बिठाए बैठे पैसा मिल रहा था। तो उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई अगर वहीं से यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो बाहर जाके करना क्या है, राइट। तो इस तरीके से इंडिया कहीं बाहर नहीं निकला। बट चाइनीज़ लोग थे, उनके पास सिल्क उन्होंने इन्वेंट कर लिया था। अब उनको पता था कि ये रेशमी कपड़ा या फिर कह लो ये जो चीज़ है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस चीज़ है, क्योंकि ये किसने देखी नहीं है, राइट। तो इसलिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने सी रूट्स को बनाया, उसने अलग अलग पाथ्स को बनाया और एक जगह से दूसरी जगह तक सिल्क को साथ लेके जाते थे और सिल्क को बेचते थे। तो ये जो बेचते थे या फिर जो ये रूट्स बनाए ना, इसको हम कहते हैं सिल्क रूट्स। अब सिल्क रूट्स पूरे इंडिया के अंदर फैले हुए थे, पूरे एशिया के अंदर फैले हुए थे, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में फैला हुआ था, ठीक है। और पूरा एरिया इस तरीके से कवर अप था कि भाई आपको सी रूट्स के मतलब कह सकते हैं उसको आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो ये है आपका सिल्क रूट का पूरा पार्ट, इस तरीके से सिल्क रूट पूरा फैला हुआ था कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये रहा, सॉरी, ये आपका पूरा सिल्क रूट है, देख लो आप किस तरीके से।
तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हमने आज से ये वन बेल्ट वन रोड वन इनिशिएटिव जो भी विवाद चल रहा है ना पाकिस्तान इंडिया वाला, जिसकी इंडिया की जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव वाला, ये कहीं ना कहीं चाइना का सबसे पुराना सिल्क रूट है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट रूट कहा जाता है, उसको हम सिल्क रूट कहते हैं। और उसी से इंस्पिरेशन लेके इस तरीके से पूरा रूट क्रिएट किया गया है। और जी आपको ये सामने रूट दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं उसकी 98 पॉइंट 99 पॉइंट कह लो, 99 पॉइंट कह लो, उतनी कॉपी कर रखा है इन लोगों ने, अपने खुद के रूट को उसने इस तरीके से कन्वर्ट किया था। ओके, आगे हम पढ़ते हैं किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि जब ये लोग अपने व्यापार करना शुरू किया ना, तो लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि भाई अगर ये लोग ऐसे ही अंधाधुंध व्यापार करेगा तो उसके पास से टैक्स वगैरह कौन लेगा, राइट। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि चाइनीज़ जितनी मोबाइल की कंपनियां हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी पड़ी है, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कर्जे में डूबी पड़ी कि उनके ऊपर अभी 200 500 900 करोड़ के टैक्स विजन का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। जितने भी आप चाइनीज़ कंपनी को देख लो, उनके ऊपर सबके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ थी कि भाई उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब इसको रोकने के लिए इंडिया के अंदर जिन रूटों के पास से सिल्क रूट जा रहा था, जहाँ से जा रहा था, उसके ऊपर कंट्रोल किया कुषाण ने। जो कुषाण एक राजा था इंडिया का अपना, उसने पूरे के पूरे सिल्क रूट को कवर अप किया, पूरे सिल्क रूट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर गिफ्टेड इम्प्लीमेंट्स किए, उसके ऊपर जो ट्रेडर्स थे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और जो वो पैसा आ रहा था वो पब्लिक के ऊपर वो यूज़ कर रहा था। मतलब कहीं ना कहीं दोनों का सब जगह से फ़ायदा ही था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, तो बुद्धिज़्म काउंसलिंग। क्या है? बुद्धिज़्म काउंसलिंग। अब इसका एक चीज़ याद रखो, काउंसलिंग का मतलब होता है बौद्ध परिषद, ठीक है। अगर मैं बार बार काउंसलिंग के शब्द उपयोग ना करूं तो परिषद यूज़ करूं तो उसका मतलब समझ जाना कि इसका मीनिंग ये है। ओके, तो कुषाण शासक जो कनिष्क था, जो कुषाण का शासक था कनिष्क, उसने सबसे पहले बौद्ध परिषद का निर्माण किया, ठीक है। और इस बौद्ध परिषद का निर्माण करने के बाद जो बौद्ध के द्वारा, या फिर कह लो बौद्ध की जो एक जीवन चरित्र को बनाया गया, जो बौद्ध जीवन चरित्र को बनाया गया, वो किसने लिखा था पता है? वो कवि अक्षर घोष जी ने सबसे पहले बौद्ध चरित्र का निर्माण किया, जिसके अंदर बौद्ध की पूरी बायोग्राफी लिखी गई थी। इस साइड में आपको दिख रहा होगा कि बौद्ध चरित्र बाय अश्वघोष और आर्ट ऑफ ए बुद्धा, ठीक है। अब संस्कृत टेक्स्ट विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। ये आज की मॉडर्न ज़माने की है, बट इसको बहुत पहले अश्वघोष ने लिख दिया था, जिसके अंदर पूरी बौद्ध की जीवन कथा के ऊपर उसमें पूरा प्रवचन दिया हुआ है। ओके, आगे अब आता है मेन चीज़, जो मैंने आपको क्लास के अशोक वाले चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से अशोक का मेन टारगेट था कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर बौद्ध का प्रवचन हो जाए, फिर बहुत लोगों तक पहुंच जाए, फिर लोग बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले उसने क्रिएट क्या किया गया? महान बौद्धिज़्म शुरू किया। क्या शुरू किया? महायान बौद्धिज़्म शुरू किया, जिसके अंदर लोगों का एकमात्र काम था कि जो सिल्क रूट्स थे, समझ रहे हो, कि एक रूट जो चाइना ने क्रिएट किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अशोक ने अपने महान बुद्धिज़्म को बनाया। अब जो ये महान बौद्ध धर्म था ना, या फिर जो महान बुद्धिज़्म्स थे, इनका एक काम था कि इनको सिल्क रूट को कवर करना था, इनको ट्रेड रूट को कवर करना था, और इनको उस रूट के अंदर जितने भी शहर आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उन सबको अपना ज्ञान प्राप्त कराते हुए, उनको ज्ञान देते हुए आगे बढ़ते रहना था। ये इनका मेन टारगेट था। अब देखो, ये जो आपको जो दिख रहा है ना, जो मैं आपको पहले दिखाना चाहता था, वो ये चीज़ थी। किस तरीके से था कि अशोक का जो पुत्र था ना, महिंद्रा, उसने सबसे पहले सबसे पहले टास्क लिया था कि मैं किसी भी तरीके से श्रीलंका के पार्ट को, मतलब जहाँ पे श्रीलंका पूरा जो साउथर्न पार्ट है, उसका सबसे पहला प्रचार किसने किया था? तो महिंद्रा ने किया था। पर उसके पहले जो था, जो आपको ऊपर का चाइना का पार्ट दिख रहा होगा, उसके अंदर सबसे पहले अशोक ने अपनी पूरी की पूरी पावर से उसमें स्प्रेड आउट किया था। क्लियर? और ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। आप देख लो
कि आपको पूरे एंडिंग तक दिखेगा कि नीचे का आपका मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबो, कोलंबो कहाँ पर आ गया, थाईलैंड वगैरह पे पूरा का पूरा ये एरिया का सारा पार्ट उसने कवर कर दिया था। ऊपर मंगोलिया तक का सब कुछ, बुद्धिज्म तक उसने कवर कर लिया था। ओके, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन लोगों ने पूरे अपने बौद्ध धर्म के बारे में लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया था इस तरीके से, और इतना परफेक्टली प्रेजेंट किया था। और याद रखना कि अगर कोई भी दूसरा देश किसी और धर्म को अपनाता है तो कहीं ना कहीं वो उसके अधीन हो जाता है। ये एक मैं कहता कि नॉर्मल सी एक टिपिकल मेंटालिटी होती है। अगर इंडिया के अंदर सारे मुसलमान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान ये सोचेगा कि भाई हमने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके कारण उसके सारे के सारे उसके मुसलमान हैं। या फिर अगर हम जाके अगर इंडिया वाले पाकिस्तान के अंदर सारे हिंदू हो जाएं तो होगा क्या, तो ऑटोमेटिकली बात है कि भाई पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा और सारे के सारे हिंदू हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये एक टिपिकल मेंटालिटी होती है जब आप किसी के धर्म को या फिर किसी के रिलीजन को अपनाते हो। तो अशोक का कहीं ना कहीं यही जो मंत्र था ना, वो यही सिंपल सा मंत्र था कि अपने धर्म को या फिर बौद्ध धर्म को इस हद तक फैला दो कि लोगों को समझ में ना आए कि हम लोग मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी ज़मीन का विस्तार कर रहा हूँ। समझ रहे हो, ये एक सिंपल सी अशोक की मेंटालिटी थी जो अशोक ने बहुत अच्छे से प्ले आउट की थी, और बहुत अशोक का आज तक वो चलता हुआ आ रहा है। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। अब बुद्धिज़्म प्रिलिज्म, मतलब जो बुद्धिस्ट के जो कह लो कि तीर्थयात्री थे, जो ऐसे लोग थे इनका एक ही काम था कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरी सिटी, कहीं पे भी जाना और एक ही काम करना है। इनका मेन काम था कि जो लैंड ओनर्स थे या फिर जो कह लो कि ऐसे ट्रेडर्स थे, ऐसे लोग थे जिनका एक काम था कि वो इंडिया से लेके चाइना तक या चाइना से किसी और शहरों में, किसी और कॉन्टिनेंट्स के अंदर अगर वो जा रहे हैं, और वो लोग, उनका मेन काम ये है कि वो लोग सी रूट के द्वारा जा रहे हैं या फिर वो शिप में जा रहे हैं या फिर किसी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते थे पता है, उनका मेन काम था कि वो बौद्ध धर्म के यात्री कहलाएंगे, उनसे कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। और वो लोग का मेन मकसद होता था कि वह दूसरे शहर में जाके या फिर दूसरी सिटी में जाके या दूसरे राज्य में जाके आपको बौद्ध धर्म के बारे में प्रवचन देना है, उनके बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को मोटिवेट करना है कि आप आके हमको ज्वाइन करो। तो वो कौन से 3 सबसे बड़े मेन जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट लोग थे वो कौन से थे, तो फा, जियान, जुआन जांग, फिर आई किंग, ये आपके 3 सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बुद्धिज्म वाले कह लो कि सबसे बहुत बड़े तीर्थयात्री थे चीनी, जिनके कारण कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत चीज़ें इन लोगों ने उतारी है और बहुत अच्छे से लिखी है। अब इसी के दौरान सबसे पहले हिंदू धर्म का भी एक बहुत अच्छे से शुरुआत होती है। किस तरीके से होती है, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। द वर्ड भक्ति इज बिगिन फ्रॉम द टर्म संस्कृत भगत या फिर कह लो भजन, ठीक है। भजन होता है और उसका मतलब क्या होता है, और उसका मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड और ए शेयर, मतलब कि जो लोग थे, जो शहर थे या फिर जो इंसान थे, उनका मेन काम क्या था कि रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन बींग्स आर द 2 वेज, कि किसी भी तरीके से इंसानों का और भगवान का रिश्ता इतना अटूट बन जाए, इतना गहरा बन जाए कि इंसान उस भगवान की भक्ति में खो जाए और भगवान उसकी भक्ति में लीन हो जाए कि भाई नहीं, ये इससे अच्छा भक्त तो मेरा कोई है ही नहीं। और भक्ति से डायरेक्शन अबाउट द भगत, ये किस तरीके से भगत आप बन सकते हो, किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे एक भगत बन सकते हो, उसकी टर्म, उसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, तो टर्म भक्ति के अंदर दी हुई है कि आप भक्ति को समझ गए तो आप भगत बन चुके हो। समझ में आ चुका है? तो इस तरीके से बिगिनिंग ऑफ द भक्ति यहाँ से शुरू होती है। समझ में आया? ये आपको समझने के लिए इसलिए ईजी पड़ेगा क्योंकि देखो, बौद्धिज्म, महावीर स्वामी का पूरा जैनिज्म, मुसलमान का अलग पूरा टर्म, हमने ये तीनों चीज़ें आपके इतिहास में अभी तक आई। बट आपको हिंदी या कह लो कि जो हिंदू धर्म का जो भक्ति हिंदी थी वो आपको कहीं शुरू नहीं हुई थी, तो आपकी यहाँ से आपकी शुरू होती है कि किस तरीके से द भक्ति, द 2 वर्ड्स अबाउट कि भाई हिंदू धर्म का, हिंदू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हिंदुइज्म का कहाँ से बहुत ज़्यादा प्रवचन शुरू होता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रिविलेज कहाँ से शुरू होता है, वो आपका शुरू होता है इस जगह से। ओके, फिर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वो इजीली कंफर्टेबली इंडिया तक पहुंच रहे थे क्योंकि उनको मॉनसून विंड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। ओके, तो इस तरीके से उन लोगों ने पूरा का पूरा खेल रचा हुआ था। दूसरा था आपका पुहार कावेरी पट्टनम, जो आपके कावेरी पट्टनम था या फिर पुहार था, ये आपके ऐसे राज्य थे जो आपके पांडव
और पांडव जो आपका जो कैपिटल था, द कैपिटल ऑफ पांडव मदुराई जो आपकी कैपिटल थी पांडव राज्य की, उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे आपके पुहार और कवेरीपट्टनम, ठीक है, जो आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे। फिर आपका ये कुशाल राज्य के जो पूरा रूट था वो सिल्क रूट था, सेंट्रल एशिया तक फैल चुका था। जो आप धीरे धीरे देखो ये सब में ना एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी कि सिल्क रूट इस तरीके से फैलता जा रहा है और उस तरीके से आपका अशोक का साम्राज्य फैलता जा रहा है और उस तरीके से आपका हिंदुज़म सॉरी ब्राह्मणिज्म जो बौद्धिज़्म था वो भी धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। मतलब समझ रहे हो कि हर एक जगह पे हर एक चीज़ धीरे धीरे इतनी अच्छे से एक्सपांड कर ली थी उन लोगों ने कि उनको और चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी यहाँ पे। अब जो कौशल का राजा था, जो कुषाण राजे थे, उसका जो उसने सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल किया था, तो उसने पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट एरिया था, पूरा सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा, फिर नॉर्थ वेस्टर्न पूरा एरिया, उस पूरा का पूरा एरिया को उसने कंट्रोल कर लिया। और हुआ ये कि सेंट्रल में आने के बाद उसने पेशावर और मदुरई इन चीज़ों को भी अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया और इन दो सिटी को उसने मोस्ट पावरफुल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो पेशावर आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि भाई मध्य में या फिर मध्य से ऊपर के साइड या फिर उसमें होगा। मथुरा तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि साउथर्न के साइड पे था। तो ये पूरे दो इसने इंपॉर्टेंट सिटीज़ को डेवलप कर लिया और मोस्ट पावरफुल बना दिया, जिससे कि ये इनके ऊपर भी या फिर इनके रूट से भी अगर कोई चीज़ निकलती है तो उसके ध्यान में रहे। एक और चीज़ उसने की कि उसने तक्षशिला के ऊपर भी राज किया। समझ रहे हो? उसने तक्षशिला को डेवलप किया था। एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि उसने तक्षशिला को जीता था, उसने तक्षशिला के ऊपर राज भी किया था और तक्षशिला को उसके अंडर में रखा था उसने बहुत टाइम तक। जो बौद्धिस्ट काउंसलिंग थे, जो बौद्ध परिषद थे, उनका मेन मकसद क्या था कि उनको स्कॉलरशिप देना या फिर उनको एक कहते हैं उसको एक ऐसी चीज़ों को मिलवाना, फिर ऐसी चीज़ों में उनको चीज़ों में से उनको निकाल के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उनको समझाना कि भाई ज़िंदगी का असली मकसद किस तरीके से है, क्या आपको ढूंढना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। ये सब उसको वर्कशिप थी जो आपको वो करनी चाहिए थी, जो बौद्धिज्म कहते थे। समझ में आ चुका था। अब जो बहुत सुस्ता पीपल्स थे, ऐसे पीपल्स थे जिनका मेन मकसद क्या था, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, बहुत बुद्धिसत्ताओं, जो बुद्धि के अंदर उनको हर एक चीज़ उनको प्राप्त हो चुकी थी। उनका मेन काम क्या होता था कि वो जाके बौद्ध धर्म का स्प्रेड आउट करने का, लोगों तक अपनी अपनी चीज़ों को पहुंचाने का, ये इनका मेन काम था। फिर था कि वर्कशॉप शुरू हो चुका था कि शिव विष्णु गॉडेस लाइक द दुर्गाज आज बिकम अ पॉपुलर विद द हिंदुज़म के बारे में लोगों को अब समझ में आ रहा धीरे धीरे, और लोग इसके बारे में जान के उनकी पूजा पाठ में ज़्यादा अधीन हो चुके थे। अब उसका जो एक जो आपका लास्ट 2-3 पॉइंट्स बाकी है, वो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका दक्षिण पार्थ ब्राह्मण्स में, बौद्धिज्म में, जैन्स में, और आपके हर एक बड़े से बड़े जो आपके चाइनीज़ जो कवितार थे या लेखक थे जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, उसने इस वर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। कौन सा? दक्षिण पथ का। दक्षिण पथ का मतलब होता है कि लिटल इज मीनिंग टू रूट लीडिंग टू द साउथ। कहीं पे भी हो अगर उसमें कहीं लिखा है कि दक्षिण पथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेरिटेज है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे ये है वो है, इसका मतलब इनडायरेक्टली पूरे के पूरे आधे साउथ के बारे में वो बात कर रहे हैं। समझ में आ चुका है? इसलिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया। बाकी ये जो पूरा आपको बता दिया आपको, चोल चेरस पांड्यस विल बिकम द पावरफुल इन द साउथर्न पार्ट्स। फिर आपका 7 संवंश थे, 7 वाहन थे, वो वेस्टर्न के एरिया में बहुत पावरफुल हो चुके थे। फिर टेक्निक्स ऑफ मेकिंग ए सिल्क वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन द चाइना, राइट। अब सिल्क को फेमस कर दिया तो उसके वेल्थ भी रोमन्स में भी फैलेगी। जब रोमन तक गई तो रोमन्स के अंदर उसके रूट्स को क्रिएट किया गया, तो रूट्स वहाँ तक फैली तो वहाँ से कहीं इंडिया में भी आए। तो इंडिया के अंदर आपका कुशाल राजा था जिसने उसके ऊपर राज किया, उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया। फिर आपका फान यूंगी था जो चाइनीज़ आपका बौद्धिज़्म का एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने बौद्धिज़्म को अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके उसको रीड आउट किया, प्रवचित किया, उनको समझाया इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक और चीज़ कि इसकी PDF जो इसको आप PDF होती है, इसकी PDF आपको नीचे आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आगे जाके आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यही PDF उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास सेव रखना,
रख लो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर आपको इस चीज़ का काम लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जिसको ज़रूरत पड़े उस तक पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।